आज हम विज्ञान की एक किताब के पन्नों में गोता लगा रहे हैं। विषय है अम्ल, क्षार और लवण, मतलब एसिड, बेस और सॉल्ट। पर इससे स्कूल की केमिस्ट्री क्लास बिल्कुल मत समझिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो रसायन हैं जो हमारे किचन से लेकर हमारे शरीर के अंदर तक, मतलब हर जगह हैं। और हमारा मिशन इस अध्याय से सिर्फ तथ्य निकालना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का क्यों और कैसे समझना है। तो चलिए एक बहुत ही आम अनुभव से शुरू करते हैं। किसी दावत के बाद पेट में होने वाली वो जलन, एसिडिटी। हाँ, सबके साथ होता है। तो सवाल ये है कि राहत पाने के लिए नींबू का रस पीना चाहिए या फिर बेकिंग सोडा लेना चाहिए। दोनों घरेलू नुस्खे हैं, पर एक शायद मदद करेगा और दूसरा हालत और बिगाड़ देगा। और इसी सवाल का जवाब अम्ल और क्षार के बुनियादी रिश्ते में छिपा है। ये दोनों एक तरह से एक दूसरे की काट हैं, एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। अम्ल जैसे नींबू स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जैसे बेकिंग सोडा वो स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। आज हमारी पूरी बातचीत इसी संतुलन और असंतुलन के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो अगर हमें किसी चीज को चखना या छूना ना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एसिड है या बेस? मुझे याद है लैब में लिटमस पेपर का इस्तेमाल होता था। बिल्कुल, उसके लिए हम सूचक या इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह के कह सकते हैं कि जासूस अणु है जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। रंग बदल लेते हैं? हाँ, लिटमस सबसे आम सूचक है जिसे लाइकेन नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इसका नियम तो बहुत सीधा है, अम्ल नीले को लाल करें, क्षार लाल को नीला। एक मिनट, यहाँ एक दिलचस्प सवाल आता है मेरे मन में। पूछिए। ये लिटमस पेपर हमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता है ना? कि कोई चीज एसिड है या नहीं। पर क्या ये हमें ये भी बताता है कि वो एसिड कितना मजबूत है या कितना कमजोर? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। लिटमस ये नहीं बताता, वो सिर्फ अम्ल की मौजूदगी की पहचान करता है। असल में होता क्या है कि वो अम्ल में मौजूद खास चीज हाइड्रोजन आयन यानी H+ के साथ प्रतिक्रिया करके रंग बदलता है। वो बस ये बताता है कि ये आयन मौजूद है, पर ये नहीं बताता कि कितने ज्यादा हैं। अच्छा। मजबूती नापने के लिए हमें एक अलग पैमाने की जरूरत पड़ती है, pH स्केल की। उस पर हम आगे बात करेंगे। वैसे हल्दी वाला उदाहरण तो कमाल का है। ये हम सबने अपने घरों में देखा होगा। अगर सफेद शर्ट पर करी का पीला दाग लग जाए और उस पर हम साबुन रगड़ें, हाँ, तो वो दाग तुरंत लाल भूरा हो जाता है। मुझे कभी समझ नहीं आया था कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि साबुन क्षारीय होता है, मतलब बेसिक, और हल्दी एक बेहतरीन प्राकृतिक सूचक है। अच्छा। वो क्षार के संपर्क में आते ही अपना रंग पीले से लाल भूरे में बदल लेती है। और जैसे ही आप उस दाग को ढेर सारे पानी से धोते हैं, साबुन का असर कम हो जाता है और दाग वापस पीला दिखने लगता है। ये तो साक्षात किचन केमिस्ट्री है। बिल्कुल। लाल पत्ता गोभी का रस भी ऐसा ही काम करता है। वो एसिड में गुलाबी और बेस में हरा हो जाता है। और किताब में एक और अनोखी श्रेणी का जिक्र था, गंधीय सूचक, मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जी ये रंग नहीं, गंध बदलते हैं। हाँ, और ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं जो देख नहीं सकते। प्याज का रस या लौंग का तेल इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ओके। अगर आप इनमें एसिड मिलाएंगे तो इनकी तेज गंध वैसे ही बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप इनमें कोई क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, इनकी खास गंध पूरी तरह से गायब हो जाएगी। ये थोड़ा अजीब है। प्याज की गंध एसिड में नहीं बदलती पर बेस में गायब हो जाती है। इसके पीछे कोई खास वजह? हाँ, वजह है प्याज और लौंग में मौजूद खास रासायनिक यौगिक। ये यौगिक अम्लीय वातावरण में स्थिर रहते हैं, इसलिए उनकी गंध बनी रहती है। लेकिन क्षारीय वातावरण में जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, OH- आयन, हाँ। वो इन यौगिकों की संरचना को ही तोड़ देते हैं। तो वो अणु ही नहीं बचते जो गंध पैदा कर रहे थे। अच्छा, तो हमने इन्हें पहचानना तो सीख लिया, पर असली मजा तो तब है जब ये दूसरी चीजों से मिलते हैं। यहीं से असली केमिस्ट्री शुरू होती है। सबसे पहले क्या होता है जब कोई एसिड किसी धातु से टकराता है? ये एक क्लासिक रासायनिक अभिक्रिया है। जब कोई एसिड, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक जैसी किसी सक्रिय धातु से मिलता है, तो वो धातु को घोलकर एक लवण यानी सॉल्ट बनाता है। ओके। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और इस हाइड्रोजन गैस की पहचान का एक बड़ा मजेदार तरीका है ना,
अगर आप टेस्ट ट्यूब के मुंह पर एक जलती हुई तीली ले जाएं तो पॉप की एक छोटी सी आवाज आती है। हाँ, बिल्कुल सही। और एक और दिलचस्प अभिक्रिया होती है धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, जैसे संगमरमर या बेकिंग सोडा। जब इन पर एसिड डाला जाता है तो बहुत तेजी से बुलबुले निकलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। बिल्कुल। और इसकी पहचान का भी एक तरीका है। अगर इस गैस को चूने के पानी मतलब लाइम वाटर से गुजारा जाए तो वो पानी दूधिया हो जाता है। सही पकड़ा। लेकिन इन सबसे जरूरी अभिक्रिया वो है जो हमारे शुरुआती सवाल से जुड़ती है, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं। इस प्रक्रिया का एक बहुत भारी भरकम नाम है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। हाँ। पर इसका काम बहुत आसान है, एक दूसरे के असर को जीरो कर देना। रुकिए, मैं इसे समझने की कोशिश करता हूँ। एसिड की खासियत है H+ आयन। हाँ। और बेस की खासियत है OH- आयन। बिल्कुल। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो H+ और OH- मिलकर H2O यानी पानी बना लेते हैं, जो न्यूट्रल होता है। एकदम सही। और जो बचा खुचा हिस्सा है वो मिलकर लवण या सॉल्ट बन जाता है। क्या मैंने सही समझा? आपने बिल्कुल सही समझा। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया का सार है। एसिड और बेस एक दूसरे को बेअसर करके लवण और पानी बनाते हैं। और इसी सिद्धांत पर पेट की एसिडिटी में एंटासिड काम करते हैं। अच्छा। वो एक हल्का क्षार होते हैं जो पेट के अतिरिक्त एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हाँ। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। सारे एसिड, चाहे वो नींबू का रस हो या बैटरी का तेजाब, कुछ हद तक एक जैसा व्यवहार करते हैं। और ऐसा ही सारे बेस के साथ भी है। इसका राज क्या है? इसका राज एक बहुत ही आम चीज में छिपा है, पानी। पानी? हाँ, पानी। पानी यहाँ सिर्फ एक घोलक नहीं है, वो इन रसायनों की असली ताकत को बाहर लाने वाला एक जादुई घटक है। जब आप किसी एसिड को पानी में घोलते हैं तभी वो अपने हाइड्रोजन आयन H+ आयन छोड़ता है। और यही आजाद H+ आयन उसके सारे अम्लीय गुणों के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो खट्टा स्वाद हो या लिटमस को लाल करना। बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए सूखे एसिड क्रिस्टल जैसे सिट्रिक एसिड वो बिजली का संचालन नहीं करते, लेकिन पानी में उनका घोल करता है। एसिड H+ आयन छोड़ता है, जो चार्ज वाले कण हैं। जी। दूसरी तरफ ग्लूकोज या अल्कोहल में हाइड्रोजन तो होता है। हाँ, होता है। लेकिन वो परमाणुओं के रूप में मजबूती से बंधा रहता है, वो आयन के रूप में अलग नहीं होता। इसलिए उनका घोल बिजली का संचालन नहीं करता। समझ गया, यही सारा फर्क है। और बेस के साथ भी यही कहानी है। अच्छा। बेस पानी में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन छोड़ते हैं और यही आयन उनके क्षारीय गुणों का कारण है। यहाँ एक जरूरी सावधानी का भी जिक्र है। एसिड या बेस को पानी में मिलाना एक ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। मतलब इसमें बहुत गर्मी पैदा होती है। बहुत ज्यादा। हाँ, मैंने सुना है कि कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए। सही सुना है। और इसकी वजह भी यही गर्मी है। अगर आप ज्यादा मात्रा में एसिड लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होगी कि पानी तुरंत भाप बन जाएगा और उछलकर बाहर आ जाएगा। हाँ, एसिड के छींटे उछलकर आपके ऊपर आ सकते हैं। इसलिए नियम हमेशा ये है कि पानी लेकर उसमें धीरे धीरे हिलाते हुए एसिड मिलाएं, ताकि गर्मी नियंत्रित रहे। बिल्कुल। तो ये साफ है कि कुछ एसिड दूसरों से ज्यादा मजबूत होते हैं। हाँ। तो इस ताकत को नापा कैसे जाता है? यहीं पर pH स्केल की भूमिका आती है ना? हाँ, pH स्केल असल में किसी घोल में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा का एक शक्ति मीटर है। इसमें P जर्मन शब्द पोटेंस यानी पोटेंस से आया है, जिसका मतलब है शक्ति या पावर। अच्छा, पोटेंस। ये स्केल 0 से 14 तक होता है। और 7 का आंकड़ा बीच में आता है, जो न्यूट्रल होता है, जैसे शुद्ध पानी। सही। 7 से जितना नीचे जाएंगे घोल उतना ही ज्यादा अम्लीय होता जाएगा और 7 से जितना ऊपर जाएंगे उतना ही क्षारीय। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्केल लॉगरिदमिक है। लॉगरिदमिक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि pH 4 वाला घोल pH 5 वाले से 10 गुना ज्यादा अम्लीय है। 10 गुना? हाँ, और pH 3 वाले से 100 गुना ज्यादा। बाप रे! तो हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका pH तो 1.5 से 3.5 के बीच होता है। इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एसिड है। तो जब हमें एसिडिटी होती है तो असल में पेट का pH बहुत नीचे चला जाता है। बिल्कुल। बदहजमी में पेट यही एसिड ज्यादा बनाने लगता है, जिससे pH शायद 1 के करीब पहुंच जाता और जलन महसूस होती है। और तब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा एंटासिड लेते हैं। हाँ, जिसका pH 10 के आसपास होता है।
वो एक हल्का बेस है जो उस अतिरिक्त एसिड को न्यूट्रलाइज करके पीएच को वापस सामान्य स्तर पर ले आता है। इस पीएच का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर और क्या असर पड़ता है? इसका असर हर जगह है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 की बहुत ही संकरी पीएच रेंज में काम करता है। इतनी कम रेंज में? हाँ, इससे जरा सा भी इधर-उधर होने पर हमारी कोशिकाओं का काम बिगड़ सकता है। जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। अच्छा। ये हवा में मौजूद सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के पानी में घुलकर एसिड बनाने से होती है, जो नदियों का पीएच कम करके मछलियों और जलीय जीवन को मार देती है। और हमारे दांतों का क्या? मैंने सुना है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स दांतों के लिए बहुत खराब हैं। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स का पीएच 2.5 से 3.5 के बीच होता है, बहुत अम्लीय। बाप रे। हमारे मुंह का पीएच सामान्यतः 6.5 के आसपास रहता है, लेकिन जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उसे एसिड में बदल देते हैं, जिससे मुंह का पीएच 5.5 से भी नीचे चला जाता है। और इस पीएच पर? इस पीएच पर हमारे दांतों की सबसे मजबूत परत एनेमल, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, वो भी घुलने लगती है। इसी को दांतों का सड़ना कहते हैं। इसलिए हमें क्षारीय टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है ताकि वो इस अतिरिक्त एसिड को बेअसर कर सके। प्रकृति में भी इसका एक सीधा उदाहरण है। जब मधुमक्खी डंक मारती है, का बेस मलने से आराम मिलता है, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसके ठीक उल्टा होता है, जब ततैया काटती है वो एक क्षारीय जहर छोड़ती है, तो उस पर सिरके जैसा हल्का एसिड लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने एसिड और बेस की कहानी समझी और कैसे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके लवण या सॉल्ट बनाते हैं। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड के अलावा भी इन लवणों की एक पूरी दुनिया है। और ये दुनिया बहुत आकर्षक है। साधारण नमक NaCl सिर्फ हमारे खाने का हिस्सा नहीं है, बल्कि कई जरूरी रसायनों के लिए कच्चा माल है। हाँ, महात्मा गांधी के दांडी मार्च ने इसे हमारी आजादी की लड़ाई का प्रतीक भी बना दिया था। हाँ, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दिखाता है। तो इस साधारण नमक से क्या-क्या बनाया जाता है? जब नमक के गाढ़े घोल से बिजली गुजारी जाती है, जिसे क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर एल्कली, तो ये तीन बहुत ही काम की चीजों में टूट जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत मजबूत बेस, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये तीनों रसायन उद्योग के कह सकते हैं कि बुनियादी स्तंभ हैं। मतलब एक साधारण से लवण को तोड़कर हम 3 और उपयोगी पदार्थ बना लेते हैं। और फिर उनसे और भी बहुत कुछ? बिल्कुल। जैसे उसी प्रक्रिया से मिले सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। अच्छा, वही बेकिंग सोडा? हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम सब जानते हैं कि ये केक और ब्रेड को फुलाने के काम आता है, क्योंकि गर्म होने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। और जैसा हमने पहले बात की, ये एंटासिड का भी काम करता है। सही। और कपड़े धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा? हाँ, वॉशिंग सोडा भी नमक से ही बनता है। उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका मुख्य काम है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करना। स्थायी कठोरता मतलब कठोर पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम के घुले हुए लवण होते हैं, जो साबुन के साथ छाग नहीं बनने देते। वॉशिंग सोडा इन लवणों के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें अघुलनशील बना देता है, जिससे पानी नरम हो जाता है और कपड़े अच्छे से साफ होते हैं। समझ गया। और वो चीज जो दाग हटने के काम आती है, ब्लीचिंग पाउडर, वो क्लोरीन से बनता होगा, जो क्लोर एल्कली प्रक्रिया में निकली थी? एकदम सही कनेक्शन जोड़ा आपने। ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसी क्लोरीन गैस से बनाया जाता है। ये एक शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कपड़ों और कागज की लुगदी से रंगीन अणुओं को तोड़कर इन्हें रंगहीन बना देता है। इसका इस्तेमाल पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए भी तो होता है? हाँ, बिल्कुल। और इस परिवार का आखिरी सदस्य है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो कमाल की चीज है। इसका नाम पेरिस से क्यों जुड़ा है? क्योंकि पेरिस के पास जिप्सम नाम का लवण बड़ी मात्रा में पाया जाता था, जिसे गर्म करके इसे बनाया जाता था। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब पानी के 2 अणु। ओके। जब इसे सावधानी से 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो ये पानी के 1.5 अणु खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसमें सिर्फ आधा अणु पानी का बचता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये तो गजब है। मतलब ये एक ऐसा लवण है जो पानी खो के पाउडर बन जाता है। हाँ। और जैसे ही उसमें वापस पानी मिलाया जाता है, वो कुछ ही मिनटों में फिर से कठोर जिप्सम बनकर सेट हो जाता है। क्या इसी प्रक्रिया को सेटिंग कहते हैं? बिल्कुल। इसी अद्भुत गुण के कारण डॉक्टर इसका इस्तेमाल टूटी हड्डियों को सहारा देने और उन्हें अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं।
और मूर्तियां बनाने में भी काम आता है। हाँ, सजावटी सामान बनाने में भी। तो एक साधारण करी के दाग से लेकर टूटी हुई हड्डी को जोड़ने तक और केक बनाने से लेकर पेट की जलन शांत करने तक अम्ल, क्षार और लवण का रसायन विज्ञान सच में हर जगह मौजूद है। ये सिर्फ किताब के सिद्धांत नहीं है, ये वो प्रक्रियाएं हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं और हमें उसे समझने में मदद करती हैं। ये पहचान करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, एक दूसरे को संतुलित करते हैं और अंत में हमारे लिए उपयोगी पदार्थ बनाते हैं। अंत में एक विचार छोड़कर जाती हूँ। जरूर। स्रोतों में बताया गया है कि आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर बिजली का संचालन नहीं करता, लेकिन बारिश का पानी करता है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों है? बादलों से जमीन तक आते हुए बारिश का पानी वायुमंडल से ऐसा क्या उठा लेता है जो उसे ये गुण दे देता है? इसका गहरा संबंध हमारी आज की चर्चा से ही है, खास तौर पर आयनों की भूमिका और एसिड के बनने से। सोचिएगा जरूर।